आज की मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जानी मानी रचनाकार और अभिनेत्री विभा रानी। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। सुनिए दूसरी कड़ी। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसी कलाकार आई हैं जो नाट्यकर्मी हैं, लेखिका हैं, हिंदी और मैथिली की व्यंग्य लेखिका हैं, कवित्री हैं, जो लाडली मीडिया सम्मान और नेमीचंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित हैं। वो हैं विभा रानी। विभा रानी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। विभा जी, अब हम आते हैं आपके उस पड़ाव पर जीवन के जो आपके लिए बहुत ही अहम हिस्सा था, जिसके लिए आपको तमाम समाज से बगावत भी करना पड़ा। शायद आप इशारा समझ रही होंगी अजय जी के बारे में। अजय ब्रह्मात्मज जो खुद एक बड़े पत्रकार रहे हैं, फिल्म समीक्षक रहे हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे उनसे विवाह हुआ? मुलाकात वहीं दरभंगा में यूनिवर्सिटी में हुई थी, क्योंकि हम दोनों ने साथ साथ ही ग्रेजुएशन किया था, क्योंकि तब तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते थे। वो भी यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर थे, मैं भी यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर थी, तो उनके बारे में भी मेरी खबर पहुंच गई थी कि यहाँ कोई एक लड़की है जो यूनिवर्सिटी रैंकर है, और मेरे पास भी खबर थी। मैंने अपना एडमिशन ले लिया था, वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। वो आए थे और उसके बाद एक महीना। किस विषय में कर रही थी? मैं हिंदी। अच्छा। ग्रेजुएशन भी हमने हिंदी ऑनर्स ग्रेजुएशन भी हिंदी में किया था, और उसके बाद एमए। उसी के लिए मैं जेएनयू जाना चाह रही थी कि मेरा बक्सा जो उतार दिया गया। जी। और फिर मैंने फाइनली ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और उसी एमए को करने के लिए अजय एक महीने के बाद जेएनयू चले गए थे, और उनका वहाँ एडमिशन हो गया। तो वो वहाँ पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पढ़ रही थी, लेकिन उस एक महीने में ही शायद हम दोनों के बीच कुछ वैसे तार जुड़ गए थे कि हम दोनों एक दूसरे को, क्या उसको कह सकते हैं, कि एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन हम लोगों ने, जब घर पे बहुत विरोध हुआ, जब हमने बात शुरू की, ऐसा हुआ कि हमारी शादी ज़बरदस्ती तय कर दी गई थी। तो फिर इस बात की खबर जब उनको लगी, तो फिर वो आए और बड़े नाटकीय अंदाज से, कह लीजिए कि भाग करके हमने शादी कर ली थी। अच्छा। तो फिर लोगों की शिकायतें, शिकवा, समाज से विरोध, वो सब, हाँ, वो सब कैसे तो पार किया आप? होता है वो तो। अब मेरी माँ का भी कह सकते हैं कि मेरी माँ के ऊपर उस समय पिताजी नहीं थे, तो मेरी माँ को ये लगता था कि लोग ये कहेंगे कि देखो पिता का साया नहीं था, तो इसलिए लड़की ने अपने मन से कर लिया। और मुझे अभी तक लगता है, हमेशा लगता है कि जब लड़की या लड़का कोई भी हो, अगर वो बालिग हो गया है, वयस्क हो गया है, तो शादी एक ऐसा अहम फैसला है उसके जीवन का कि हर माता पिता को ये छूट देनी चाहिए कि बच्चे तू अपनी पसंद से शादी कर, और उसमें जात पात और धर्म और ये और वो सब सारी चीज़ें नहीं। ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि लड़का लड़की को, लड़की लड़के को ठीक से रख सकता है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ सुखी और खुश रह सकते हैं कि नहीं। सिर्फ ये क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। मैंने अपनी बेटी का विवाह भी इसीलिए, इसी तरीके से, उसी क्राइटेरिया के तहत किया था। मेरे समय में वो था, मेरे अजय के परिवार वालों ने तो मुझे झट से स्वीकार कर लिया था। मेरे परिवार वालों को थोड़ी दिक्कत हुई थी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे फिर, एक कहावत है ना, भेल बिया मोर करबा की। जब शादी हो ही गई तो फिर कोई क्या सकता है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और हम दोनों ही बालिग थे, तो हमें कानून का वैसा कोई भय नहीं था कि हम नाबालिग होकर के शादी कर रहे हो, तो ऐसा कुछ था नहीं। वो भी एमफिल कर रहे थे, मैं भी तब बीएड कर रही थी। फिर हमने कहा कि इतने पढ़े लिखे हैं तो दोनों कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, अपनी 2 जून की दाल रोटी तो चला ही लेंगे। जी। ये एक विश्वास तो था ही। अच्छा, चलिए बताइए कि इतने सारे आपके काम हैं और इतनी भागम भाग है। बीच में आपने बताया कि गृहस्थी के लिए आपने एक विराम लिया था, अपने बाहर की दुनिया को छोड़ दिया था एक तरह से, लेकिन फिर सक्रिय हुई। तो अजय जी का किस तरह का सहयोग मिलता है आपको, या फिर न्यूट्रल रहते हैं, या फिर कभी विरोध भी किया हो उन्होंने? कई जगहों पे उनके विरोध आए। उन जगहों पे विरोध आए कि जहां उन्हें लगा कि मैं कुछ मीडियोकर लोगों के पास जा रही हूँ या उन लोगों के साथ उठ बैठ रही हूँ, तो वहाँ पे उनका विरोध था। उनका ये कहना था कि तुम्हारी अपनी एक पहचान है, तुम्हारा अपना एक स्टैंडर्ड है, और तुम जो लिख रही हो उसका एक लेवल है। तो हमेशा अपने स्तर के लोगों और अपने से ज़्यादा स्तर के लोगों के बीच उठो बैठो, जिससे कि तुम और कुछ नया सीख सकती हो। फालतू के लोगों के बीच
जा कर के अपना समय व्यर्थ नष्ट ना करो। तो ये सब कहीं कहीं एक आध बार जब हुआ था तो उन्होंने ज़रूर हमें रोका था, और बाद में मैंने भी उसको जब सोचा गहरे से तो लगा कि हाँ नहीं, वो सही कह रहे हैं। वहाँ ऐसा कुछ ये नहीं था कि हाँ मियाँ की तरफ से, वो हस्बैंड की तरफ से वो आ रहा है कि तुम वहाँ क्यों गई, और ये वो वाला नहीं। एक दोस्त की समझाइश जो होती है वो उस तरीके से था। और बाकी जो मैं अपना जो कुछ कर रही हूँ तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि उनकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, हमारी एक अलग पर्सनैलिटी है, और ये माहौल हमने अपने बच्चों को भी दिया है कि हम लोग, हमारी 2 बेटियां हैं, हमने कभी उनके बीच में वैसा इंटरफेयर नहीं किया कि तुम ये क्यों कर रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो। हमने सिर्फ उनको ये कहा कि तुम जो कर रहे हो अपने विवेक से करो, और ये देख करके करो कि इससे तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी में क्या इजाफा हो रहा है, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी किस तरीके से निर्मित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हम घर में 4 थे और चारों की अपनी अपनी पर्सनैलिटी थी, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ हम चारों एक छत के नीचे रहते थे। अभी बड़ी वाली यहाँ नहीं रहती हमारे साथ, शादी हो गई है और बाहर रहती हैं, लेकिन अभी भी हम तीनों, हम दोनों और बेटी हमारी रहते हैं, और तीनों अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअलिटी के साथ हैं। और कभी उन्होंने उस तरीके से हमें नहीं रोका टोका कि तुम ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। इवन जब हमने फिल्म करना शुरू किया तो ये नहीं कहा कि तुम क्यों कर रही हो, या फिर नाटक करना शुरू किया तो ये नहीं कहा कि क्यों कर रही हो, या कविताएं लिखनी शुरू की, या कुछ भी कहीं पर भी अगर हमने किया तो वो ये मान के चलते हैं कि तुम्हारी अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी है और हमारी अलग है, तो उन दोनों के बीच में क्लैश नहीं होने चाहिए। रिलेशनशिप अपनी जगह है, इंडिविजुअलिटी अपनी जगह है। जी, हस्तक्षेप नहीं है, आप मतलब आपसी सहयोग बना रहता है और आपस में प्यार मोहब्बत भी बना बल्कि रहता कभी है। कभी तो मुझे ये लगता है कि इनको हस्तक्षेप करना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ तुम इस काम को ऐसे करो। तो मुझे लगता है कि मैं एक दिमाग से काम कर रही हूँ, एक दिमाग और जुड़ेगा तो 2 दिमाग जुड़ेंगे तो कुछ और अच्छा काम निकल करके आएगा। तो कभी कभी मुझे ये बहुत भीतर से वो इच्छा होती है कि हाँ उनका उस हिसाब से तो हस्तक्षेप होना चाहिए, उस हिसाब से साथ आना चाहिए। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, अगर उनका ये फैसला है कि तुम जो कर रही हो अपने पूरे अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ कर रही हो, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसमें मेरा अपना एक कॉन्फिडेंस है कि जो भी मैं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ, वो सब मेरा अपना है। जी, तो कभी नोक झोंक तकरार नहीं हुई शादी के बाद? होती रहती है। कौन सा मियाँ बीवी है जिसके बीच नोक झोंक ना हो, या अगर वो है तो इसका मतलब कि उस रिश्ते में कहीं कोई गड़बड़ है। तो होती रहती है। यादगार बात बताना चाहती हैं आप अपने परिवार से जुड़ी हुई, अजय जी से जुड़ी हुई? बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ वो थोड़े कूल माइंड वाले हैं, मैं थोड़ी ज्यादा जो है वो बहुत जल्दी मैं उत्तेजित हो जाती हूँ। दोनों बौद्धिक हाँ, बौद्धिक तो वो हमसे ज्यादा बौद्धिक हैं और हम उनसे ज्यादा टेम्परामेंटल हैं। तो कई बार होता है कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बार होता रहता है। जी, तो अब यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं डांसर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन डांस करती हैं वैसे? हाँ, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना तो सभी को आता है, तो मैं भी वैसे हाथ पैर चला लेती हूँ। जी। जी, नाटक, कहानी, व्यंग्य, आलेख सहित तकरीबन 43 किताबें आपकी आई हैं। इंडियन ऑयल में बड़े ओहदे पर आपने नौकरी भी की है और घर भी बड़े कुशलता से संभालती हैं आप, ऐसा पता चला है। तो विभा रानी खुद की जिंदगी में एक साथ बहुत सारे किरदार निभाती हैं, तो ये कैसे संभव होता है? क्या सूत्र है, जरा बताइए हमारे श्रोताओं को। मैं इसको यही कह सकती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, वो जो हमने अपने कॉर्पोरेट में सीखा है, कॉर्पोरेट में काम करते हुए, कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। और स्पेशली जब विमेन एम्प्लॉयज़ को तो और भी सिखाया जाता था कि आपके पास तो मल्टीपल रोल्स हैं, आप हाउसवाइफ भी हैं, आप मदर भी हैं, आप यहाँ ऑफिस में भी हैं, आप ये हैं। तो हमने वो सोचा कि हाँ ये बिल्कुल, ये तो बात सही है कि हम जितनी तरह की भूमिकाओं में हैं उन सारी भूमिकाओं को मुझे निभाना है। और मैं अच्छी नौकरी में थी तो एक आम इंसान की तरह मैं जाती, ऑफिस जाती और ऑफिस से लौट के घर आ जाती। लेकिन मैं केवल एक नौकरी पेशा औरत नहीं बनी रहना चाहती थी, मैं अपनी इंडिविजुअलिटी की खोज में थी और उसमें मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं। तो इसलिए मैंने लिखना उस समय शुरू किया था, क्योंकि लिखने का कोई खास टाइम नहीं होता है, आप अपने हिसाब से लिखने के टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं बस में बैठती थी तो वहाँ भी लिखती थी, ट्रेन में भी बैठे हुए लिख लेती थी, रात में अगर मेरे पास असाइनमेंट है, और उस समय मुझे असाइनमेंट मिलते थे धर्मयुग से, नवभारत टाइम्स से, तो 3 दिन के अंदर लिख करके देना होता था। और उस समय कोई टाइपराइटर नहीं होता था, उस समय कोई कंप्यूटर और मेल और ये सब नहीं होता था, तो हम हाथ से लिखते थे। रात में 2 बजे बच्चों को 11 बजे सुला करके मैं 2 बजे उठती थी और उसके बाद मैं 4 बजे 5 बजे तक लिखती थी।
थी, फिर उसके बाद तैयार होकर के ऑफिस जाती थी। तो मैंने ये सोचा कि वो कहा जाता है ना कि देयर इज विल देयर इज वे, कि जहाँ चाह वहाँ राह। आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। जी जी। तो उस तरीके से बस चीजें करती गई। तो वैसे भी कहा जाता है कि लिखने के लिए तो नींद मार के ही लिखा जाता है। बिल्कुल। तो आप जो लिखती हैं कहानियाँ और नाटक, वो किरदार कहाँ से ढूंढती हैं? अपनी आम जिंदगी में ढूंढती हैं या कहीं खास जगह से ढूंढ के ले आती हैं? हम औरतें कहाँ कौन सी खास जगह जाएंगी। मैंने तो बहुत चाहा था कि मैं कमाठीपुरा एरिया में जाकर के कुछ अपने कैरेक्टर ढूंढ के लाऊं। मैंने बहुत चाहा था कि जब यहाँ जो पब होते थे, मैं बहुत चाहती थी कि मैं वहाँ की जिंदगी लिखूं, लेकिन हम औरतों के लिए उन समय वहाँ पे समाई नहीं थी, तो मैं नहीं जा सकी। तो हमारे लिए तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाते हैं। लेकिन अब ये है कि उन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में भी आप अपने कैरेक्टर कहाँ से कैसे ढूंढते हैं, तो वो कोशिश एक रहती है। कहीं आसपास ही होते हैं किरदार, बिल्कुल जिन्हें हम अपने ही बुनते हैं। जीवन के आसपास होते जी। हैं, कहीं मंगल और बृहस्पति से नहीं आते हैं। जी। ये एक किताब है प्रेग्नेंट फादर, इसका नाम कैसे रखा आपने? और प्रेग्नेंट फादर सुन के ही एक अलग सा कौतूहल होता है कि क्या है इसमें, बताइए। ये स्त्री विमर्श का पुरुष नजरिए से देखने का प्रयास है। थोड़े से इसको एक कैरेक्टराइज किया, एक कल्पना की कि एक आदमी प्रेग्नेंट अगर होता है तो क्या होता है उसके साथ साथ। आज भी अगर हमें खबर मिले कि कोई एक आदमी प्रेग्नेंट हुआ है तो क्या उसके साथ हो सकता है। जी। और इसके पीछे भावना सिर्फ ये है कि हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें स्त्रियों की स्थिति नहीं समझी जाती है, खास करके प्रेगनेंसी के समय। इवन यहाँ तक कि उसके बढ़े हुए पेट पर भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। 9 महीने वो किस मानसिक, किस मनोवैज्ञानिक, किस शारीरिक, किस चिकित्सकीय परेशानियों से वो गुजरती है, कोई इसके बारे में ध्यान नहीं देता। और मैं ये मान करके चलती हूँ कि हर व्यक्ति पहले स्त्री होता है, उसके बाद वो जन्म जब लेता है तब जाकर के वो, चाहे वो लड़का हो या लड़की के रूप में मिलता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं इसको इस रूप में कह सकती हूँ कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तो एक स्त्री के गर्भ में रहते हैं। 9 महीने हम उस स्त्री के शरीर का हिस्सा हैं, तो 9 महीने तक वह शिशु एक स्त्री के रूप में है। वह शिशु जब बाहर निकलता है अपनी माँ के गर्भ से, तब वो या तो लड़का होता है या लड़की होती। इस नाटक के कहने का सिर्फ ये मतलब है कि उस 9 महीने की सेंसिटिविटी को आप समझें तो स्त्रियों को देखे जाने वाले नजरिए में बहुत फर्क होगा। और आज जो इतने सारे स्त्रियों के प्रति जो अब्यूज हैं, क्राइम है, उन सब में कमी होगी। जी बिल्कुल। विभा जी, हम गाने से पहले स्त्रियों की बातें कर रहे थे और अमूमन ये माना जाता है कि एक स्त्री है तो उसकी एक लिमिटेशंस है, उसकी एक सीमाएं हैं, वो ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। लेकिन आपने तो बहुत कुछ कर डाला। उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैंने उसकी प्रेरणा मेरी माँ थी। और माँ मेरी कमाती थी और मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपने पति की कमाई पर नहीं अपनी जिंदगी गुजारूंगी। ये दूसरी बात है कि मेरा पति बहुत अच्छा मिला जी। लेकिन मैंने ये तय किया था कि मैं अपनी कमाई पर रहूंगी और अपने पैरों पे खड़ी होंगी। फिर मैंने वो भी देखा कि मेरे मोहल्ले में या आसपास ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखा कि जिनको अपने पति का सहारा नहीं है या अनफॉर्चुनेटली जो विडो हो गई, अब वो इतने कष्ट में है और क्योंकि उनके पास आर्थिक सहारा नहीं है। तो एक ये तो था। दूसरे, मैंने माँ की ही सीख से जो मैंने आपको बताया कि मैं कहीं भी जाने कुछ भी करने को तैयार थी। तो जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये एडवर्टाइजमेंट आया रोजगार समाचार में, तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया। तो फिर माँ ने कहा कि अरे ये तो ऑल इंडिया का है, अगर बाहर जाना होगा तो मैंने यही कहा कि अरे अभी तो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने का मतलब सिलेक्शन होना थोड़े है। और ऐसे ही करते करते ये सब रिटन टेस्ट देने गई। तो रिटन टेस्ट में फिर हमने कहा अभी तो रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं, सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन होगा तब तो। हाँ। और जब सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के समय, तब तक मेरी शादी हो गई थी, तो घर बदल गया था, पति आ गए थे, तो पति लेकर के गए थे इंटरव्यू दिलाने के लिए और फिर वो हो गया था सिलेक्शन। तो और वहाँ से फिर 3 साल कलकत्ते में, 2.5 साल दिल्ली में काम किया और उसके बाद मैंने इंडियन ऑयल की नौकरी मैंने ज्वाइन की थी। तो बात इंडियन ऑयल की फिर आ गई लौट कर, और इंडियन ऑयल में आप एक बड़े ओहदे पर आसीन रही लंबे समय तक। तो वहाँ जब आपने ज्वाइन किया था उस समय भी पुरुषवादी समाज था, तो एक महिला बॉस को किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं? इंडियन ऑयल
ख्याल में मैं ये कहूँगी कि उस हिसाब से एक माहौल बहुत अच्छा था। और मैं चूंकि राजभाषा देखती थी तो राजभाषा में हेड कह लीजिए, टेल कह लीजिए, मैं ही हुआ करती थी। तो मेरी बात मानने के अलावा किसी के पास और कोई दूसरा उपाय था नहीं। और मैं जो भी कहती थी वो रूल के मुताबिक कहती थी कि जो राजभाषा का जो नियम है मैं उस नियम के हिसाब से बात कर रही हूँ और आपको देखना ही होगा। तो इसलिए वैसी कोई दिक्कत नहीं आई। बल्कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे उस समय के जितने सीनियर्स थे वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उन्हें ये तो दिख गया था कि भाई एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की है और बॉम्बे जैसी जगह पे आई हुई है, और वह भी तब जब उस समय बिल्कुल अकेली थी। बेटी को मैं दिल्ली छोड़ के आई थी, पति हमारे चीन में रहते थे। तो वैसी जगह वैसे समय में किस तरीके से इसे एक मेंटल सपोर्ट देना चाहिए, और ये सब सारी चीज़ें मुझे वहाँ बहुत मिला। और बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन हर चीज़ों के सफ़ेद और स्याह दोनों पक्ष होते हैं। तो मैं उन स्याह पक्ष पे नहीं जाना चाहूँगी, मैं उसके सफ़ेद पक्ष पे जाना चाहूँगी कि मुझे कई अफसर ने बहुत ही बकअप किया, बहुत उत्साहित किया। तो जैसे उस समय मेरे एक अफसर थे प्रशांत बनर्जी, वो पटना के थे और लेकिन बंगाली थे, और बहुत लिखते पढ़ते थे। लिखने पढ़ने में बने वो बहुत ऊंचे पोस्ट पर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, लेकिन लिखने पढ़ने में जो एक बंगाली स्वभाव होता है। तो जब मुझे वहाँ उस समय 1999 का कथा अवार्ड मिला तो उन्होंने हमारे यहाँ उस समय एक फंक्शन होता था, इंडियन ऑयल डे सेलिब्रेशन जो भी होता है, तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर से अपनी स्पीच में वो हिस्सा डलवाया कि इस साल विभा रानी को कथा अवार्ड मिला है। कहने का मतलब उनको पता था कि कथा अवार्ड कितना क्या होता है और कितना प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। उसके बाद फिर दूसरे हमारे एक ऑफिसर थे, वो मिस्टर सुबीर राहा, अब वो नहीं है, और वो बाद में वो ONGC के CMD बन करके गए थे। उन्हें भी इस अवार्ड के बारे में पता था। मैंने उनको बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ओके यू आर राइटिंग स्टोरी, आई एम राइटिंग फाइल्स। लेकिन सुबीर राहा के साथ एक बार हम लोगों ने कवि सम्मेलन किया था, मैं एक घटना बता रही हूँ। और कवि सम्मेलन के बाद हम लोग सब डिनर पे थे, और आपको ध्यान होगा उस समय के बॉम्बे में यहाँ आलोक भट्टाचार्य जी होते थे जी। तो वही उस पूरे पत्रकार और साहित्यकार थे, और उस कवि सम्मेलन की एंकरिंग वो कर रहे थे। तो जब डिनर पर अनौपचारिक माहौल था, वहाँ भी कविताएं पढ़ी जा रही थी, तो मिस्टर सुबीर राहा ने 2-3 कविताएं बांग्ला में पढ़ी और उनसे पूछा बांग्ला में कि तुम बताओ कि ये किसकी कविताएं हैं। तो आलोक जी ने जितने भी बांग्ला के बड़े लेखक कवि थे सबके नाम उन्होंने बता दिए, और बाद में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा ये मेरी कविताएं हैं। और मैं दंग रह गई कि इतनी अच्छी कविताएं एक इतना बड़ा ऑफिसर लिख सकता है। फिर बाद में मैंने उनसे जाकर के कहा कि सर आप अपनी कविताएं मुझे दीजिए, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। फिर वो कविताएं उन्होंने मुझे कुछ 4-5 कविताएं दी, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। और उस समय यहाँ सब रंग जनसत्ता पत्रिका आती थी, उसमें सब रंग धीरेन्द्र स्थाना जी निकालते थे, तो वहाँ पर वो कविताएं छपी भी थी। और उससे भी खूबसूरत बात आई हुई कि जब वहाँ से चेक मिला उनको और मैं वो लेकर के उनके पास गई, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जिंदगी का पहला ये चेक है जो मुझे किसी कविता के लिए मिला है, और इसको मैं इनकैश नहीं कराऊंगा, ये मेरे पास रहेगा। क्या बात है। तो बहुत जिसको कहते हैं कि अनौपचारिक और निजी क्षण भी इस तरह के रहे, जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया और आगे बढ़ने में मेरी मदद भी की। जी, एक दौर आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी आया जिससे लोग निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि विभा रानी एक ऐसी वॉरियर हैं, विजेता हैं, जो टूटी नहीं, निराश नहीं हुई। वो है कैंसर नाम की बड़ी बीमारी। तो इसकी वजह से एक लंबा गैप आया आपकी ज़िंदगी में, जहाँ आप लिखने पढ़ने से भी दूर रहीं, नाटक से दूर रहीं, उसके बारे में बताइए। मुझे मेरे बाएं ब्रेस्ट में एक लंप, एक गांठ जैसा निकला था, और मैं चूंकि दिन रात कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी तो ये जानती थी कि कैंसर और इस तरह की चीज़ों के लिए सेल्फ चेकअप करते रहना चाहिए। तो मैं सेल्फ चेकअप करती थी और पा रही थी कि वो गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है, और उसमें कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं उसे बार बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती थी। ये मुझे बाद में समझ में आया कि इस तरह का कोई भी गांठ हो तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के बदले आप ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के डॉक्टर को जाकर के दिखाना चाहिए। तो मैं उनको ही दिखाती थी और हर बार ये सुन करके आती थी कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो गांठ धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। मैं बॉम्बे में भी दिखा रही थी, चेन्नई गई तो चेन्नई में भी दिखाया, फिर मैं बॉम्बे में भी मैं गई दिखाने के लिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए को ही। तो वहाँ की नर्स ने मैं सो थैंकफुल टू दैट नर्स कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों इसको दिखाने आई हैं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि मैडम भी देखेंगी तो आपको वहीं भेजेंगी, ये उनके फील्ड का नहीं है ये।
तो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मैं उसी समय ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गई और वहाँ से अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने मुझे जो भी जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, मैमोग्राफी, मैमोसोनोग्राफी एंड बायोप्सी, ये सब करवाने को बोला। करवाया, और करवाने के बाद फिर वो डायग्नोस हुआ कि हाँ ये कैंसर है और इसकी सर्जरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा लीजिए। और मेरे पास ऑफिस के उस समय बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करके निपटा करके और फिर मैंने सर्जरी कराई। और उसके बाद केमो, उसके बाद रेडिएशन, तो ये सारा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो उन सारे प्रोसेस से मैं गुजरी। जी। और कहीं भी आप हारी नहीं, टूटी नहीं। जाहिर सी बात है कि आपके भीतर अवसाद हुआ होगा, दुख तो हुआ होगा। फिर उन दिनों में आपने कविताएं भी लिखी, एक कविता की किताब भी आई उसी पर। अगर कविता की लाइनें आपको याद हो तो कुछ पंक्तियां आप सुनाइए। जी हाँ, वो अवसाद बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी मैं अपना उस पर एक पूरी आत्मकथात्मक किताब भी लिख रही हूँ और अब मैं सारी चीज़ों को रिकॉल कर रही हूँ तो याद आ रहा है कि मैं कितना डरी थी, मैं कितना रोई थी, मैं कितने अवसाद में थी। लेकिन उसके साथ साथ एक हिम्मत थी और ये था कि मुझे जीना है, क्योंकि मेरे घर से 3 सदस्य कैंसर की बीमारी से जा चुके थे। तो मैंने तय किया कि मैं चौथी नहीं बनना चाहती हूँ और नहीं बनूंगी। मर जाऊंगी लेकिन कैंसर से मरी ये नहीं कहलाना पसंद करूंगी। उसी जिद में कह सकती हूँ कि अपने आप को मजबूत बनाती गई और सारे जितने भी जो संकट थे या जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल को पार करती गई। उसके जो प्रोसेस और उसकी जो प्रोसीडिंग्स और उसकी जो तकलीफें वो तो होती हैं, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। उसी समय, क्योंकि उसमें बाल निकल जाते हैं केमो कराने के दौरान, सिर के बाल और ब्रेस्ट के साथ ये होता है कि कहीं पे ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है, कहीं पे ब्रेस्ट नहीं रिमूव किया जाता है। जैसे मेरे केस में ब्रेस्ट नहीं रिमूव किया गया था। तो मैंने एक कविता एक छोटी सी लिखी थी जो बाद में बहुत पॉपुलर हुई और लोगों के लिए एक तरीके से घोष वाक्य की तरह है। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, क्या फ़र्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, चेहरा सुंदर हो या बिगड़ा, सर पे घने बाल हों या हो वह गंजा, जिंदगी से बढ़कर सुंदर यौवनमय और गुदाज और कुछ नहीं, आओ मनाए चलो जश्न जिंदगी का, आओ मनाए जश्न यौवन का। क्या बात है, जज्बाती हो गया है लम्हा। थिएटर अभी भी आपके रग रग में है। एक लंबे गैप के बाद वापस आई और धूम धड़ाके के साथ आप आई थिएटर में और खूब सारे नाटक किए और वर्कशॉप भी करती हैं आप, बच्चों को सिखाती हैं। आपने बताया था कहीं कि बहुत सारे युवा कहीं कहीं आगे निकल गए आपके सिखाए हुए। तो एक थिएटर ग्रुप भी चलाती हैं, अवितोको रूम थिएटर, उसके बारे में बताइए, क्या है वो? अवितोको की मैंने स्थापना की थी 2001 में और सिर्फ इस सोच के साथ कि मैं जो अपनी सोसाइटी से इतना लेती हूँ, चाहे मैं अगर लिखती भी हूँ तो मैं सारे पात्र इसी समाज से लेती हूँ, तो मैं इस समाज को दे क्या रही हूँ, तो समाज को कुछ मैं अपनी तरफ से दे सकूँ, इसके लिए मैंने अवितोको की स्थापना की थी। और बाद में उसकी एक विंग बनाई अवितोको रूम थिएटर, जिसमें मैंने ये कोशिश की कि हम मिनिमम न्यूनतम लागत में हम मैक्सिमम अच्छा बेहतर से बेहतर नाटक करके दें और ख़ास तौर से जो हमारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हम उनको कुछ मानधन दे सकें। और इसके लिए हमने फिर उसको इस अवितोको रूम थिएटर को शुरू किया। अवितोको के माध्यम से हमने जेल में जा कर के जेल बंदियों के लिए थिएटर वर्कशॉप, आर्ट वर्कशॉप, कवि सम्मेलन, गज़ल कार्यक्रम, ये सब सारे हमने बॉम्बे की जेल्स में और पुणे की जेल में हमने वो किए थे। और फिर जो स्पेशली एबल बच्चे होते हैं उनके बीच जा कर के हमने वर्कशॉप्स किए और फिर जो अपने समाज के मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनके लिए भी किए। पैंडेमिक में हमने ऑनलाइन सोलो थिएटर एक्टिंग क्लास हमने शुरू किया जो आज भी चालू है, आज भी जारी है। और मैंने अपने सारे नाटक किए। मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य था कि मैं सोलो नाटक को एक बहुत प्रतिष्ठित स्वरूप में लेकर के आऊं ताकि लोग कल को सोलो नाटक करने में हिचके नहीं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोग सोलो नाटक कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स भी कर रहे हैं, बड़े बड़े थिएटरिस्ट भी कर रहे हैं और बड़े बड़े ग्रुप्स और सरकारी संस्थाएं भी अब सोलो नाटक को प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें अपने यहाँ मंचन करने के लिए बुलाती हैं। जी, अब बताइए कौन सी वो फिल्में हैं जिनकी शूटिंग चल रही है या होने वाली है आपकी इन दिनों? आप जैसे जानते हैं कि हम सभी आर्टिस्ट NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत बंधे होते हैं, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं अभी कौन से इसके लिए कर रही हूँ, लेकिन फिल्म के नाम नहीं बता फिल्म सकती। के नाम नहीं बता सकती, लेकिन हाँ अभी हमारी एक शूटिंग चल रही है अजय देवगन फिल्म के लिए और उसका बहुत सारा शूटिंग पार्ट हो गया है, लेकिन अभी और भी बाकी है। और दूसरा अभी मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ
जिसके अभी कुछ दिनों बाद उसकी शूटिंग है, वो चल रही है, और बाकी चीज़ों की भी बातचीत हो रही है। एक सीरियल की बात हो रही है, इसके पहले एक और वेब सीरीज़ की बात हो रही है। 2-4 वेब सीरीज़ अभी आने वाले हैं, वो कब स्ट्रीम होंगे ये हमें भी नहीं मालूम। जी, बहुत सारी किताबें हैं, तकरीबन 43 किताबें हैं, जिनके बहुत सारे भाषाओं में, उर्दू, पंजाबी और भी कई भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। उन किताबों में आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि मैं मैथिली में लिखती हूँ और मैं हिंदी में लिखती हूँ। मैथिली की भी किताबों की भी मेरी उतनी ही पसंदीदा हैं और हिंदी की भी हैं। लेकिन अभी मैं एक ये कहूँगी कि एक मैंने बहुत एक अलग सा काम किया था। मैंने एक नाटक लिखा, मटन मसाला चिकन चिली, और उसमें मैंने ये एक बड़ा ही ये हास्यपूर्ण नाटक है, कह लीजिए कि फासिकल नाटक है, लेकिन मैंने उसमें जो तंतु दिए हैं वो विमेन सब्जेक्ट है, और सिंपल ये है कि एक सास और बहू कैसे एक माँ और बेटी में परिवर्तित होती हैं। और दूसरा मैंने एक कहानी संग्रह 2 साल पहले मेरा आया था, आतिशदाने, जिसमें मैंने मुस्लिम परिवेश की 16 कहानियों का संकलन निकाला था। मुस्लिम समाज मेरे बहुत आसपास, बहुत करीब से रहा है, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, और समय समय पे मैं कहानियाँ लिखती रही थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने इतनी कहानियाँ लिख ली हैं। उपन्यास तो हिंदी में मुस्लिम परिवेश पे बहुत सारे लिखे गए हैं, लिखे जाते रहे हैं, लेकिन एक लेखक इतनी कहानियाँ सुनने में नहीं आई थी। एक मुझे पता चला बाद में कि शंकर जी हैं जो परिकथा के संपादक हैं, उनकी 14 कहानियों का संकलन आया है। दूसरा ये मेरा है, और इसको देख करके फिर मैथिली वालों का आग्रह हुआ कि आपने हिंदी में कहानी संग्रह दिया है मुस्लिम विमर्श की, मुस्लिम परिवेश की, तो मैथिली में भी दीजिए। तो इस साल वो कहानी संकलन भी वो आएगा। ये मैं कह सकती हूँ कि ये एक मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और जो उपन्यास मैंने लिखा था कांदुर कड़ाही, उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैंने उसमें फूड और रेसिपीज़ के थ्रू मैंने पूरे समाज, पूरी राजनीतिक परिवेश, पूरे सामाजिक परिवेश, और उस सामाजिक परिवेश में स्त्रियों के अपने संघर्ष और स्त्रियों के अपने पैरों पे खड़े होने का विश्वास जो फूड और रेसिपीज़ के माध्यम से आता है, उसको देने की कोशिश की थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो उस किताब को लिखने। तो अब हम जानना चाहते हैं कि किन साहित्यकारों को आप पढ़ती रही हैं और इन दिनों भी पढ़ती हैं? पढ़ने के लिए तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं बचपन से ही बहुत पढ़ती थी, और मेरी माँ की लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी मैं सब पढ़ गई थी। वो प्रेमचंद से लेकर के शरद चंद्र, और तब मुझे पता भी नहीं था कि शरद चंद्र या टैगोर बंगाल के, बांग्ला के लेखक हैं। मैं तो हिंदी में पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि सभी हिंदी के लेखक हैं। जी। तो उस समय से मैंने वो पढ़ना शुरू किया, और अमूमन सभी जितने भी बड़े लेखक रहे हैं उन सब को मैंने पढ़ा है, आज भी पढ़ती हूँ। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर भी कुछ अच्छा आ जाता है तो मैं पढ़ती हूँ। इसमें भी आता, मैंने आपकी भी किताबें पढ़ी हैं, आपके भी उपन्यास पढ़े हैं, आपकी कहानी संग्रह, कहानियाँ पढ़ी हैं, पढ़ती रहती हूँ। लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, और देशी विदेशी जो मिल जाता है वो मैं पढ़ती हूँ। विभा जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें की, हमें बड़ा अच्छा लगा, और इतना सारा वक्त दिया, रेडियो से आपका इतना गहरा नाता रहा है, ये भी जानकर बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, और मुझे भी आपने विविध भारती में आमंत्रित किया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विविध भारती का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कभी हमें बुलाएं, हम ज़रूर आना पसंद करेंगे, क्योंकि रेडियो से हमारा भी एक तंतु जुड़ा हुआ है, और जब भी मैं रेडियो में आती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और विविध भारती तो जैसे अपने नाम के साथ ही है कि ये देश की सुरीली धड़कन है, तो ये मुझे भी सुरीला बनाए रखने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, शुक्रिया। आज के मेहमान कार्यक्रम में आपने सुनी जानी मानी रचनाकार और अभिनेत्री विभा रानी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और आखिरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।